अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर स्टार्टिंग अनदर सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स जिसमें वी आर डूइंग हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन और CFRC रिलेटेड टॉपिक्स होंगे, नॉट स्पेसिफाइड टू एनी ब्लॉक बट जनरल हिस्ट्री टेकिंग जो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फाइनल ईयर हर ईयर के स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो मैं इसकी प्लेलिस्ट बना दूंगी अलग से। इसमें हम लोग हिस्ट्री और एग्जामिनेशन करेंगे। हम लोग हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे और हिस्ट्री में जैसे मैं आज के लेक्चर में आपको बताऊंगी कि आपने हिस्ट्री में कैसे पेशेंट के पास जाना है, कौन से सवाल पूछने हैं, कैसे कंप्लेंट सोलिसिट करनी है, ये सब कुछ। फिर मैं आपको एक और लेक्चर में सिखाऊंगी कि आपने हिस्ट्री को नोट कैसे करना है अपने पास जब आप पेशेंट से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। फिर एक और लेक्चर होगा, उसमें मैं आपको बताऊंगी आपने हिस्ट्री को अगर किसी के सामने प्रेजेंट करना है तो वो कैसे करना है। ठीक है, ये 3 लेक्चर्स होंगे और फिर हम उसके बाद जो है वो हर एक कंप्लेंट की हिस्ट्री करेंगे। कुछ सर्जिकल कंप्लेंट्स होती हैं, कुछ मेडिकल कंप्लेंट्स होती हैं, यानी जो पेशेंट सर्जिकल वार्ड में आया है या सर्जिकल OPD में आया है, ही और शी हैज़ सम सर्टन कंप्लेंट्स जिसके लिए वो आता है सर्जिकल वार्ड में। इसी तरह मेडिसिन में भी कुछ कंप्लेंट्स हैं आते हैं जिनके लिए पेशेंट्स। सो वी विल बी डूइंग एवरी कंप्लेंट इन डिटेल। ठीक है, सर्जरी में बहुत ही सिलेक्टिव कंप्लेंट्स हैं, पेन है, स्वेलिंग है, कॉन्स्टिपेशन है, जॉन्डिस है। ठीक है, और ऐसी डायरिया और कॉन्स्टिपेशन और मेडिसिन में ओवरलैप करती हैं कुछ कंप्लेंट्स, तो वो हम देख लेंगे। वैसे इससे सर्जिकल कंप्लेंट हो या मेडिकल कंप्लेंट हो, इससे हिस्ट्री पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हिस्ट्री हमने वैसे ही लेनी होती है। ठीक है, सो वी विल बी डूइंग दैट एवरी कंप्लेंट इन डिटेल। उसके बाद देन वी विल मूव ऑन टू द फिजिकल एग्जामिनेशन। उसको भी हम ऐसे ही करेंगे कि वीडियो हम आपको दिखाएंगे कि पहले डिस्कस करेंगे क्या क्या देखना होता है फिजिकल एग्जामिनेशन में, फिर वो कैसे देखते हैं और उसको नोट कैसे करना है, फिर अगर प्रेजेंट करना है तो प्रेजेंट कैसे करना है। फिर इसी तरह सिस्टमिक एग्जामिनेशन भी होती है, उसको कैसे प्रेजेंट करते हैं, कैसे लिखते हैं, कैसे करते हैं, वो सारा कुछ। सो दिस विल बी अ लॉन्गर प्लेलिस्ट और इसके अंदर ये आपकी चलती रहेगी। जैसे जैसे हम लोग स्लोली वी विल बी कवरिंग एवरीथिंग। ऐसा नहीं होगा हम लोग 10 दिन में सारा कुछ कर लेंगे। सो हम लोग आहिस्ता आहिस्ता 1 बाय 1 चलेंगे। सो आज के लेक्चर में फ़र्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस हाउ टू टेक द हिस्ट्री। और मेरी कोशिश यही होगी मैं आपको इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड बुक से पढ़ाऊँ, ताकि अगर आप बाहर जाते हैं या पाकिस्तान में भी हैं, सो एक इंटरनेशनल रिकग्निशन हो आपकी हिस्ट्री कैसे प्रेजेंट करनी है, कैसे लिखनी है। ठीक है, क्योंकि जो यहाँ की लोकल बुक्स है ना, या जैसे समटाइम्स टीचर्स हमें लोकली उस लिहाज से पढ़ा रहे होते हैं कि अच्छा इस हॉस्पिटल में हम लोग इस तरह से हिस्ट्री लिखते हैं, तो वो बाहर वर्क नहीं करती आपकी, फिर उस तरह से ना वो प्रैक्टिस भी नहीं हो रही होती जैसे बाहर होती है। सो ये जो मैंने बुक यूज़ किया दैट इज़ नॉर्मन ब्राउज। ठीक है, ये इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड है। इसमें जो हेडिंग्स है ना, आपने उन्हीं हेडिंग्स के अंदर हिस्ट्री लेनी है। यहाँ पे एक सैम्पल हिस्ट्री भी लिखी हुई है। इसी तरह मैंने मैक्लॉयड की बुक से भी आपकी हिस्ट्री ली है, वहाँ पर भी लिखी हुई थी एक सैम्पल हिस्ट्री। मैक्लॉयड जो है वो मेडिसिन की मेथड्स की बुक है। ठीक है, इंटरनेशनल, यानी वहाँ से आप मेडिकल एग्जामिनेशन और मेडिकल डिजीजेस जो हैं, जो मेडिकल वार्ड में पेशेंट्स आ रहे हैं ना, वो सारा कुछ मैक्लॉयड से हम लोग करते हैं। और सर्जरी के लिए वी कंसल्ट नॉर्मन ब्राउज। ठीक है, वैसे पाकिस्तान में बेडसाइड टेक्निक्स यूज़ होती है फॉर एग्जामिनेशन। इट्स अ गुड बुक, हिस्ट्री के लिए भी अच्छी है, बट कुछ पॉइंट्स होते हैं जो समटाइम्स रह जाते हैं, तो दैट्स वाई आई विल बी यूजिंग दिस बुक। इसमें बहुत डिटेल में लिखा हुआ है। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। सो हिस्ट्री के लिए ना, दैट्स द बेसिक कोर ऑफ एनी डायग्नोसिस। जब भी आप कोई डायग्नोसिस बना रहे हैं, उसका कोर जो होगा ना वो हिस्ट्री होगा, ऑलवेज एंड ऑलवेज। ठीक है, उसके बाद आपकी एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशन उसको फर्दर रूल आउट या रूल इन या कंफर्म कर रहे होंगे डायग्नोसिस को। आपका जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस होता है ना, वो हिस्ट्री पे बन जाता है। सो हिस्ट्री जो है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम हिस्ट्री स्टार्ट कैसे करते हैं। आपके पास पेशेंट आया, हिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है एज सून एज अ पेशेंट एंटर्स योर रूम। फॉर एग्जाम्पल आप क्लिनिक में बैठे हैं या हॉस्पिटल में बैठे हैं, पेशेंट आ रहा है आपकी तरफ, अपने पेशेंट को आते हुए देख लेना है, उसका बॉडी लैंग्वेज, उसका वॉकिंग स्टाइल, उसकी गेट, उसका अटायर, उसे आपको बहुत सारी चीज़ों का अंदाज़ा हो जाता है। अगर वो स्टम्बलिंग गेट है उसकी, या अगर उसके लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है, या वो बहुत हाई सोशो इकोनॉमिक स्टेटस का है, आपको उसके अटायर से बहुत सारी चीज़ों का अंदाज़ा हो जाएगा। देन व्हेन ही स्टार्ट स्पीकिंग, आपको उसकी आवाज़ का अंदाज़ा हो जाएगा, आपको उसकी वर्ड्स में स्टम्बलिंग है, कोई ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है, ये सारा कुछ अंदाज़ा हो जाएगा। ठीक है, सो आपने पेशेंट को जो जैसे ही वो रूम के अंदर एंटर होता है, आपने उसकी एक आपने उसको लुक देना है पूरा इस तरह से कि आप उसको स्कैन कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन पेशेंट को ऐसे भी नहीं लगना चाहिए कि आप जो है उसे अजीब सी नज़रों से देख रहे हैं। एज अ क्लिनिशियन ही आपने देखना है। अच्छा, ये कुछ प्री रेक्विजिट्स हैं, वो मैं बता रही हूँ फिलहाल। अच्छा, उसके अलावा आप जब हॉस्पिटल में बैठे हैं या आप पेशेंट को अप्रोच करें, आपके पास वाइट कोट होना चाहिए, स्टेथ होना चाहिए। ये दोनों चीज़ें अगर होंगी ना, तो पेशेंट के ऊपर बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। ठीक है, आप राइट साइड से पेशेंट को अप्रोच करें। अगर आप क्लिनिक में बैठे हुए हैं तो आप पेशेंट को 90 डिग्री के एंगल पे बिठाते हैं। 90 डिग्री का एंगल पता है कैसे होता है, ये पूछ लेते हैं समटाइम्स एग्जामिनर। लाइक अगर ये आपकी टेबल है और आप यहाँ बैठे हैं, तो पेशेंट को कोशिश करें यहाँ बिठाएं, इस तरह से बैठा होना चाहिए।
ऐसे सामने बिठाने इज़ नॉट स्टैंडर्ड, 90 डिग्री इज़ द स्टैंडर्ड, ठीक है। उसके बाद जब आप उसकी बात सुन रहे हैं पूरी तरह आप उसकी तरफ मुतवज्जा होने चाहिए, फ़ोन नहीं यूज़ करना, ठीक है। और आपने क्लियरली वर्ड्स बोलने हैं एंड यू शुड बी आस्किंग क्वेश्चंस इन अ लैंग्वेज दैट द पेशेंट कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। और आपने उसको बोलने देना है, उसकी बात को बीच में टोकना नहीं है एंड ऑल दैट। बाद में आप उसके जो वर्ड्स हैं उनको रीफ्रेज करके उससे पूछ सकते हैं। साथ साथ आपने अगर आप कुछ बता रहे हैं या आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसको नहीं समझ आ रही तो आप उसको दोबारा बता देंगे, ठीक है। सो ये कुछ प्री रेक्विजिट्स, ये जनरल बातें हैं, ठीक है। अब आप हिस्ट्री लेने गए हैं पेशेंट के पास, आपने सबसे पहले राइट साइड से अप्रोच किया, देन आपने अपना इंट्रोडक्शन कराया, माय नेम इज़ डॉक्टर दिस दिस दिस, आई एम फ्रॉम दिस डिपार्टमेंट, और मैं आपसे आपकी बीमारी के मुताल्लिक कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो इसमें आप मेरे साथ ताउन कीजिएगा। क्या आप इजाज़त देती हैं कि मैं सवाल पूछ लूँ आपसे, ठीक है, या आप इसमें ताउन करेंगी? पेशेंट कहेगा येस आई विल बी आंसरिंग। आपने ये भी पूछ लेना कि आप बोल सकती हैं, आपको इसमें कोई मसला तो नहीं है। ये अच्छा इंप्रेशन देता है, क्योंकि समटाइम्स पेशेंट बहुत डिबिलिटेटिंग कंडीशन में होता है, वो बता तो सकता है लेकिन वो ही इज़ नॉट इन अ कंडीशन। तो आप कोशिश करें जब आप वार्ड में हिस्ट्री लें तो ऐसे पेशेंट से ना हिस्ट्री लें, या उसकी फिर आपको रिलेटिव से लेनी पड़ेगी, ठीक है। कुछ पेशेंट्स ऐसे जैसे बच्चों में आप बच्चों से हिस्ट्री नहीं ले सकते लेस देन 2 ईयर्स ऑफ एज, तो उसमें आपने जो है वो उसकी मदर से हिस्ट्री लेनी होती है। इसी तरह कोई अगर ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस का पेशेंट है या अनकॉन्शियस पेशेंट है, उसमें भी आपने उसके रिलेटिव से हिस्ट्री लेनी होती है। सो उसमें आप पेशेंट से हिस्ट्री नहीं ले सकते। ये तो कुछ लाजमी कंडीशन है ना। उसके बाद भी अगर पेशेंट आपको रिफ्यूज़ कर देता है हिस्ट्री देने से, तब भी आपने उससे हिस्ट्री नहीं लेनी, उसके रिलेटिव से भी तब तो नहीं लेनी ना, ठीक है। और अगर वो कह रहे हैं मेरे से नहीं बोला जाएगा तो तब आप रिलेटिव से ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने पूछ लिया, उसके बाद आपने बताना है, आपने सबसे पहले क्या पूछना है। अब हम यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं बुक में किस तरह से लिखा हुआ, ठीक है। सो द हिस्ट्री शुड बी टेकन इन ऑर्डर डिस्क्राइब बिलो। अभी हम पढ़ते हैं, डू नॉट राइट एंड टॉक टू द पेशेंट एट द सेम टाइम। यानी ऐसा नहीं है पेशेंट साथ साथ बोले जा रहा है और आप लिखे जा रहे हैं, नहीं। आपने एक सवाल पूछा, आप पहले पूरा उसका जवाब सुने एंड देन यू हैव टू राइट, साथ साथ नहीं लिखना। हाउएवर कुछ ऐसी चीज़ें हैं लाइक डेट्स और टाइम्स हैं, वो आपने साथ साथ लिखने होते हैं, वो आप लिख सकते हैं। जो आपको लगे कि आप एंड तक वो भूल जाएंगे उसकी बात के एंड तक, वो आप पहले लिख सकते हैं। उसके बाद जी आपने सबसे पहले पेशेंट का नेम, एज, जेंडर, एथनिक ग्रुप, मैरिटल स्टेटस, ऑक्यूपेशन, एड्रेस, और ये भी लिखना है कि वो ओपीडी में आया था या इमरजेंसी में। इनको हम कहते हैं सोशियो डेमोग्राफिक डिटेल्स, ठीक है। ये आपने सबसे पहले पूछनी है पेशेंट से। आपका नाम क्या है, आपकी उम्र कितनी है, क्या आप शादीशुदा हैं, और समटाइम्स फादर और हस्बैंड का नेम भी इंपॉर्टेंट होता है। बच्चों में आपने वो भी लास्ट में पूछना है, ठीक है। एथनिक ग्रुप हम लोग यहाँ पर स्किप कर देते हैं, बट आइडियली वो भी होता है। मैरिटल स्टेटस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास मैरिड फीमेल आई है तो फिर आपने उससे ये भी लाजमी पूछना है हिस्ट्री के अंदर, आगे जब हम पढ़ेंगे प्रेगनेंसी का, कि आपके पहले कितने बच्चे हैं और अभी आप प्रेग्नेंट तो नहीं है। हम लोग पूरी हिस्ट्री ले लेते हैं, हमें पता ही नहीं चलता पेशेंट प्रेग्नेंट होती। सो ये लाजमी पूछना है। उसके अलावा अगर वैसे फीमेल है तो आपने उसकी मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री भी लेनी है, ठीक है। तो ये जेंडर और मैरिटल स्टेटस इंपॉर्टेंट है। ऑक्यूपेशन लाजमी बहुत ज़्यादा, कुछ ऐसी डिजीजेज होती हैं जो ऑक्यूपेशन से लिंक्ड होती हैं, लाइक न्यूमोकोनियोसिस होती है, ठीक है। सो अगर पेशेंट आपके पास आया है और आपने उसकी ऑक्यूपेशन हिस्ट्री नहीं ली और आप जो है वो पूरी हिस्ट्री लेके बैठे हैं, तो आपका डायग्नोसिस कभी भी न्यूमोकोनियोसिस की तरफ नहीं जाएगा, ठीक है। आप उसको नमूनिया, आप उसको इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ और अजीब चीज़ें बना देंगे आप। लेकिन अगर आपने एक सवाल पूछा होगा ऑक्यूपेशन का, तो आपका डायग्नोसिस बहुत नैरो डाउन हो जाएगा टुवर्ड्स द ओरिजिनल डायग्नोसिस। और एड्रेस इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि कुछ सर्टेन एरियाज़ हैं जहाँ पर कुछ डिजीज़ेज ज़्यादा प्रेवलेंट होती हैं, ठीक है। वहाँ जैसे कुछ एरियाज़ में डेंगी, मलेरिया ये प्रेवलेंट होते हैं, टीबी प्रेवलेंट होता है, लो सोशो इकोनॉमिक एरियाज़ में टाइफाइड, ये सारी डिजीज़ प्रेवलेंट होती हैं। तो आपको अंदाज़ा हो जाता है, एक शहर में अगर आप रह रहे हैं तो आपको वहाँ के एरिया का अंदाज़ा है, ठीक है। और आपने डेट लिखनी होती है, ठीक है। सो ये आपकी सोशियो डेमोग्राफिक डिटेल्स हैं एंड दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप इनको किसी भी सूरत स्किप नहीं कर सकते एंड दे आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू बिल्ड रेपो विद द पेशेंट। आप अगर डायरेक्ट पे प्रेजेंटिंग कंप्लेंट पे आ जाएंगे ना, तो पेशेंट को भी बड़ा अजीब लगेगा। सो आप पहले उससे बड़े प्यार से नाम और एज और ये सारा कुछ पूछते हैं ताकि एक रेपो बिल्ड हो जाए और पेशेंट का आप पे ट्रस्ट डेवलप हो जाए, ठीक है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द हिस्ट्री इज द प्रेजेंटिंग कंप्लेंट। प्रेजेंटिंग कंप्लेंट वो कंप्लेंट होती है, इसकी डेफिनेशन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसे वर्ड की टर्म्स में इंपॉर्टेंट नहीं है, मीनिंग्स की टर्म्स में इंपॉर्टेंट है कि वो कंप्लेंट जो पेशेंट को हॉस्पिटल लेकर आई है। यानी फॉर एग्जांपल एक पेशेंट को 2 साल से जी सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, 2 साल से उसको तकलीफ हो रही है लेकिन वो हॉस्पिटल नहीं आया, बट 2 दिन पहले सडनली वो हॉस्पिटल आया है। तो आपने पेशेंट से पूछना है उसको क्या मसला है। वो कहेगा मुझे 2 साल से सांस लेने में तकलीफ है। तो वो तो 2 साल से है लेकिन वो 2 साल से हॉस्पिटल तो नहीं गया, तो 2 दिन पहले क्यों हॉस्पिटल आया है, उसको साथ खून की उल्टी हुई है तो हेमेटोमेसिस दैट वुड बी द, या उसको हेमोप्टिसिस हुआ है, खांसी में उल्टी आई है तो वो हॉस्पिटल आया है। तो हेमोप्टिसिस वुड बी द प्रेजेंटिंग कंप्लेंट, ठीक है।
वो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट नहीं होगी। या अगर पेशेंट उसकी वजह से भी आया है कि उसको सांस लेने में तब ज़्यादा तकलीफ हो गई, ठीक है, और साथ में खून की खांसी में खून आया, तो एक तो हिमोप्टिसिस वुड बी द प्राइमरी कंप्लेंट, और उसके बाद जो है वो उसको वो आप शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी लिख सकते हैं कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ फॉर 2 ईयर्स, ठीक है। उसके बाद आपने जो एक तो पहली बात ये होगी, उसके बाद आपने इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना होता है प्रेजेंटिंग कंप्लेंट को। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब है कि अगर 2 दिन पहले उसको हिमोप्टिसिस हुआ है और 2 साल से उसका सांस खराब है, तो 2 दिन वाली बात पहले लिखेंगे, फिर उससे पिछली बात यानी टाइम ऑर्डर में फिर 2 साल वाली बात लिखेंगे, ठीक है। इस तरह से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होना चाहिए। थर्डली, जो कंप्लेंट है प्रेजेंटिंग कंप्लेंट, वो पेशेंट के वर्ड में होनी चाहिए, उसमें कोई मेडिकल टर्म यूज़ नहीं होनी चाहिए। लाइक अगर हिमोप्टिसिस नहीं लिखूंगी, मैंने गलत बोला, हिमोप्टिसिस नहीं लिखूंगी मैं, क्योंकि हिमोप्टिसिस तो मेडिकल टर्म है। हम लिखेंगे ब्लड इन द कफ। अगर उसको पेन है तो पेन ही लिखेंगे। अगर उसको राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में पेन है तो वो राइट हाइपोकॉन्ड्रियम हमारे लिए है, पेशेंट के लिए नहीं है। हम लिखेंगे राइट अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन, वहाँ पेन है। पेशेंट को ये करें मेरे पेट में ऊपर हिस्से में दर्द है, तो वो राइट अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन पेन होगी, ठीक है। इसी तरह अगर उसको डिस्निया है तो वो पेशेंट के लिए डिस्निया नहीं है, उसके लिए सांस लेने में तकलीफ है, तो हम शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ लिखेंगे। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ लेफ्ट अननोटिस्ड। तो आपने हमेशा कंप्लेंट पेशेंट के वर्ड्स में लिखनी होती है। आप मेडिकल टर्म्स यूज़ करेंगे, दिस इज़ रॉन्ग प्रेजेंटिंग कंप्लेंट, ठीक है। सो ये 4 से 5 बातें थी जो, और हाँ एक और बात रह गई कि आपने जब प्रेजेंटिंग कंप्लेंट लिखी ना, उसके साथ ड्यूरेशन लाजमी लिखना होता है। और इज़ा रैम और लंबी कहानियाँ प्रेजेंटिंग कंप्लेंट में नहीं होती। फॉर एग्जांपल पेशेंट आया है हिमोप्टिसिस, उसको 2 दिनों से हिमोप्टिसिस हो रही है और वो हॉस्पिटल आया है, ठीक है। सो आपने लिखना है ब्लड इन द कफ फॉर 2 days जस्ट, एंड दिस इज योर प्रेजेंटिंग कंप्लेंट, 1 लाइनर, ठीक है। इसको यहाँ पे प्रेजेंटिंग कंप्लेंट खत्म होगी और कुछ नहीं लिखते। फॉर 2 days, फॉर 3 months, जितने भी टाइम से वो लिखते हैं ड्यूरेशन, और साथ में आपने कंप्लेंट लिखनी होती है इन द वर्ड्स ऑफ पेशेंट, ठीक है। सो अब इसको पढ़ लेते हैं। इट इज़ कस्टमरी टू आस्क द पेशेंट वट आर यू कंप्लेनिंग ऑफ एंड टू रिकॉर्ड द आंसर इन द पेशेंट्स ओन वर्ड। First thing, it is currently fashionable to talk about problems rather than complaint. There is no difference, but problem-oriented management sounds more sympathetic. This is just general कि हम उसको problem कहें instead of complaint. अच्छा, if you ask what is the matter, the patient will probably tell you their diagnosis, क्योंकि 90% पेशेंट्स को अपना डायग्नोसिस पता होता है। उन्हें कहते हैं पित्ते में पत्थरी है, वो आपको डायग्नोसिस ही बता देंगे। बट आपने डायग्नोसिस नहीं पूछना, आपने उसको पूछना है क्या ऐसा हुआ जिसकी वजह से आपको हॉस्पिटल आना पड़ा, ठीक है। सो इट इज़ बेटर नॉट टू नो द डायग्नोसिस मेड बाय द पेशेंट और अदर डॉक्टर्स। आपने अपना डायग्नोसिस बनाना है तो आपने कंप्लेंट को सीक आउट करने की कोशिश करना है। पेशेंट हो सकता है आपने से पूछे क्या मसला है या आप कैसे हॉस्पिटल आए, वो शुरू करें जी हम लोग 2 हफ्ते पहले एक डॉक्टर के पास गए थे, बड़ी मैदे में दर्द हो रही थी, उसने अल्ट्रासाउंड कराया जी, पित्ते में पत्थरी निकल आई, ठीक है। सो ये कहानी है, ये आपने नहीं लिखनी। आपने पूछना आप यहाँ कैसे आए, तो उन्होंने कहा जी उन्होंने हमें यहाँ भेज दिया। तो कंप्लेंट आप क्या लिखेंगे, कंप्लेंट वुड बी द एब्डोमिनल पेन, और फिर आप उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। ना आपने अल्ट्रासाउंड देखना है, ना आपने देखना है पथरी है, ना आपने कुछ और देखना है, ठीक है। आपने जस्ट ये देखना है कि कंप्लेंट क्या है पेशेंट की। दीज शुड बी लिस्टेड इन ऑर्डर ऑफ सिविरिटी विद रिकॉर्ड ऑफ प्रिसाइसली व्हेन एंड हाउ दे स्टार्टेड। ड्यूरेशन आपने लिखनी है, ठीक है। और वेन एवर पॉसिबल इट शुड बी नोटेड वाई पेशेंट इज मोर कंसर्न विद वन कंप्लेंट दैन अदर, ठीक है। यानी आपने एक तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना होता है, और थर्डली आपने उसको लिखना होता है कि कंप्लेंट जो प्राइमरी कंप्लेंट है ना वही प्रेजेंटिंग कंप्लेंट होगी। आपने सारी कंप्लेंट्स नहीं प्रेजेंटिंग कंप्लेंट में डाल देनी जी। उसके पेट में भी दर्द है, उसको उल्टियाँ भी हैं, डायरिया भी है, और 2 दिनों से उसको नींद भी नहीं आ रही, ये सारा कुछ प्रेजेंटिंग कंप्लेंट नहीं हो सकता। कोई 1 या 2 ऐसी चीज़ें होंगी जिसकी वजह से उसको हॉस्पिटल आना पड़ा। हो सकता है वो डायरिया हो, उसको इतना सीवियर डायरिया हो गया कि अब उसके अंदर जान ही नहीं है, वो फिर हॉस्पिटल आ गया। सो द प्रेजेंटिंग कंप्लेंट वुड बी द डायरिया। तो जो चीज़ उसको हॉस्पिटल लेकर आई है ना, वो चीज़ आपकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट होनी चाहिए। ये चीज़ प्रैक्टिस से आती है। अभी आपको लगेगा प्रेजेंटिंग कंप्लेंट बहुत आसान है, जो पेशेंट कह रहा है वही प्रेजेंटिंग कंप्लेंट है, नहीं ऐसा नहीं होता। सो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिस से आप इलिसिट करते हो कि अच्छा ये इसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट है, क्योंकि आपकी आगे जितने भी क्वेश्चन होने हैं ना वो आपने ये जहन में रख के करने हैं कि ये इसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट है। फॉर एग्जांपल जैसे हिस्ट्री लेते हुए ना ये चीज़ जहन में होनी चाहिए, और ये प्रैक्टिस से आती है। आपको आज पढ़ा रही हूँ तो आज नहीं आ जाएगी, सो आपने इसको जहन में रखना है हमेशा हिस्ट्री लेते हुए। फॉर एग्जांपल पेशेंट आया है राइट अपर क्वाड्रेंट यानी राइट हाइपोकॉन्ड्रियम एब्डोमिनल पेन के साथ, ठीक है। अब एज अ क्लिनिशियन आपके जहन में आना चाहिए राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में क्या क्या ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं और क्या क्या उनकी पैथोलॉजीज हो सकती हैं, ठीक है। लिवर प्रेजेंट है, गॉल ब्लैडर प्रेजेंट है, पोर्टल ट्राइएड प्रेजेंट है, थोड़ा सा पोर्शन किडनीज का प्रेजेंट है, एड्रीनल ग्लैंड प्रेजेंट है, पीछे आपकी पेरिटोनियम, सम पार्ट ऑफ पेरिटोनियम प्रेजेंट है, और मसल्स हैं, आर्टरीज हैं, नर्व्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या पैथोलॉजीज हो सकती हैं राइट अपर क्वाड्रेंट में। हेपेटाइटिस की वजह से पेन हो सकती है, ठीक है। उसके बाद गॉल ब्लैडर की वजह से पेन हो सकती है। अब गॉल ब्लैडर की वजह से या हेपेटाइटिस की वजह से मजीद क्या क्या, कोई हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा हो सकता है, सिरोसिस हो सकता है,
गॉल ब्लैडर में कोलिसिस्टाइटिस हो सकता है, स्टोन्स हो सकते हैं। फिर बाइल डक्ट है तो बाइल डक्ट में स्टोन्स हो सकते हैं। जो पोर्टल ट्राइएड है उसमें कोई नैरोइंग हो सकती है, पोर्टल हाइपरटेंशन हो सकती है, ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड की कोई पैथोलॉजी हो सकती है। सो अब आपने इन चीज़ों से रिलेटेड सवाल पूछना है, ठीक है, बाकी सारी हिस्ट्री के अंदर। तो अब एज अ क्लिनिशियन अब आपको लग रहा है कि अगर अब आपने सवाल कैसे पूछना है, अब आपके जहन में ये सारी चीज़ें आ जानी चाहिए उस रीजन से मुतालिक। अब आप पूछेंगे अगर उसको हेपेटाइटिस से रिलेटेड इशू है ना, तो आप हिस्ट्री में ये सवाल लाजमी पूछेंगे या देखेंगे आपको आंखें तो नहीं पीली होगी। अगर आपको आंखें भी पीली वो कह रहा है यस, तो फिर आपकी चीज़ें लिवर की तरफ शिफ्ट होने लग जाएंगी या स्टोन की तरफ, बाइल डक्ट के स्टोन की तरफ शिफ्ट होने लग जाएंगी, ठीक है। या अगर वो कहे साथ के मुझे दर्द होती है, बहुत शदीद दर्द है, तो वो कोली की पेन होती है, तो वो गॉल स्टोन्स के केस में होती है, ठीक है। और जब मैं खाना खाता हूँ या कोई फैटी फूड खाता हूँ तब वो तकलीफ ज़्यादा होती है। ये आप सवाल पूछेंगे, तो अगर वो कहेगा हाँ तो आपकी जो है वो शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स गॉल ब्लैडर, तो फिर आप उसके सवाल पूछेंगे। तो इस तरह से अगर वो कहता है नहीं खाना खाने से ज़्यादा होती, इसका मतलब वो चीज़ आपके डायग्नोसिस में से निकलती जा रही है। जो इतने सारी चीज़ें आपके जहन में आई थी वो चीज़ें निकलती जाए। सो हिस्ट्री में आपने यही करना होता है कि वो जो इतने सारी चीज़ें डायग्नोसिस डिफरेंशियल जहन में आ रहे होते हैं ना, उनको सवाल पूछ के कुछ को निकालते जाना है और कुछ को डालते जाना है। तो वो जो एंड पे जो बचेंगे ना कि मोस्ट प्रोबेबली इसको गॉल स्टोन हो सकते हैं या इसको लिवर का मसला हो सकता है, वो आपने फिर एंड पे डीडीज डिफरेंशियल डायग्नोसिस में लिखना होता है।